नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाल के घटनाक्रम पर आज राज्यसभा में वक्तव्य देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज देश भर में कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समग्र सुधार का आह्वान किया। ट्रंप प्रशासन ने कोविड-19 वैक्सीन सभी अमेरिकी नागरिकों को निःशुल्क बांटने की योजना घोषित की। और खेल मंत्रालय ने 8 राज्यों में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत बनाने का निर्णय लिया। समाचार प्रभात के इस अंक में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाल के घटनाक्रम पर आज राज्यसभा में वक्तव्य देंगे। इससे पहले मंगलवार को श्री सिंह ने इस मुद्दे पर लोकसभा में वक्तव्य दिया था। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा था कि भारत अपने सीमा क्षेत्रों के मौजूदा मुद्दों को बातचीत और विचार विमर्श के साथ शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सिंह ने कहा कि भारत का विश्वास है कि आपसी सम्मान और संवेदनशीलता पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का आधार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वर्तमान स्थिति को बातचीत के माध्यम से हल करने के प्रति गंभीर है। उन्होंने कहा कि भारत राजनयिक और सैन्य प्रयासों के माध्यम से चीन के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूरी तरह सम्मान करना चाहिए और यथास्थिति को एक तरफा कार्रवाई करके बदलने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लोकसभा ने बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को स्वीकृति दे दी है। ये विधेयक इसी आशय के अध्यादेश का स्थान लेगा जो इस वर्ष 26 जून को लागू किया गया था। विधेयक पर हुई चर्चा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इससे देश में सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो सकेगी। हम लगातार कोऑपरेटिव बैंक्स और स्मॉल बैंक्स जिनके डिपॉजिटर्स को बहुत तकलीफ हो रही है, उन डिपॉजिटर्स का प्रोटेक्शन के लिए और उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बैंक के नाते काम करते हैं, उनमें जो बैंक के नाम उपयोग करते हैं या बैंकर या बैंकिंग के काम करते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट के द्वारा डिपॉजिटर्स का प्रोटेक्शन के लिए ये अमेंडमेंट लिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने महाराष्ट्र में PMC बैंक का उल्लेख करते हुए कहा कि नए कानून के बन जाने से ऐसी स्थितियों में छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जा सकेगी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कोरोना महामारी ने सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति पर बुरा प्रभाव डाला है। उन्होंने बताया कि देश में 277 शहरी सहकारी बैंक खराब हालत में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनमें से 105 सहकारी बैंक न्यूनतम निर्धारित राशि रखने की स्थिति में नहीं है, जबकि 47 की शुद्ध लागत ऋणात्मक स्थिति में है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 3, धारा 45 और धारा 56 में संशोधन का प्रस्ताव है। इससे नियम कानून की दृष्टि से सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों में एक रूपता लाई जा सकेगी। इस विधेयक से भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों के पुनर्गठन या विलय की योजना बना सकेगा और जमाकर्ताओं के हित में सही प्रबंधन की व्यवस्था भी कर सकेगा। सहकारी समितियों द्वारा कृषि के विकास और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को दीर्घावधि पूंजी उपलब्ध कराए जाने के बारे में कुछ सदस्यों की आशंकाओं को दूर करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन्हें इस विधेयक के दायरे में नहीं रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो सहकारी समितियां अपने नाम के साथ बैंक शब्द का प्रयोग नहीं करती हैं और चेकों का समाशोधन नहीं करती हैं, उन्हें इस विधेयक के परिधि से बाहर रखा गया है। कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने विधेयक को देश के संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए इसका विरोध किया।
वित्त मंत्री ने बहस का उत्तर देते हुए कहा कि ये विधेयक संघीय सूची के विषयों से संबंधित है, इसलिए इस पर राज्यों से विचार विमर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल समवर्ती सूची के विषयों पर राज्यों से परामर्श आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन मनाने के लिए पूरे देश में कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस अवसर पर सेवा सप्ताह का आयोजन कर रही है। इस दौरान 14 सितंबर से 20 सितंबर तक देश भर में सफाई, सैनिटेशन पैड, व्हील चेयर और कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत नई दिल्ली के चांदनी चौक में आयोजित कई कल्याणकारी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पार्टी कार्यकर्ता और नेता देश भर में अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। सेवा सप्ताह पर हमारी श्रृंखला में आज हम कृषि क्षेत्र पर विशेष खबर प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले 6 वर्षों में मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण पर विशेष जोर दिया है। अन्नदाता सुखी भव के मंत्र के साथ सरकार ने अंतिम छोर तक तकनीक पहुंचाने और किसानों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की थी। देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। इससे गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास और वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। देश में किसानों के सशक्तिकरण और कृषि के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान, ई-नाम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी कई पहल की गई है। इसके अलावा 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 से अधिक मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, ताकि कृषि उपज की ऑनलाइन खरीद फरोख्त की जा सके। वहीं 60 वर्ष की आयु वाले लघु एवं सीमांत किसानों को 3000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित करने के लिए पिछले वर्ष प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई थी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन राज्य के सभी 33 जिलों में विभिन्न 70 स्थानों पर मनाया जाएगा। इस अवसर पर पंचामृत धारा के अंतर्गत पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का लोकार्पण और नई परियोजनाओं की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। एक रिपोर्ट। पहले कार्यक्रम में किसानों के कल्याण के लिए 7 चरणों की योजना के अंतर्गत गायों पर आधारित प्राकृतिक खेती की 2 परियोजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरुआत की जाएगी। दूसरे कार्यक्रम में तापी जिले के सोनगढ़ तालुका और नर्मदा जिले के सागबारा और देदियापाड़ा तालुकाओं के 205 गांवों के लिए 308 करोड़ रुपए की सामूहिक जल आपूर्ति योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया जाएगा। तीसरे कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गांधीनगर के लिए 218 करोड़ रुपए की 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे। चौथे कार्यक्रम में 1 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 10 लाख सामान्य, मध्यम वर्ग और गरीब महिलाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए की ऋण योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस और राज्य के जलवायु परिवर्तन विभाग के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित 5वें कार्यक्रम में 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और 10 वर्चुअल कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी सहित राज्य के 75 जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण ये सभी कार्यक्रम सादगीपूर्ण ढंग से आयोजित किए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
रामचरितमानस के अखंड पाठ के साथ ही वाराणसी में अनेक स्थानों पर भंडारों का आयोजन इस मौके पर किया जाएगा। काशीवासी अपने नेता के 70वें जन्म दिवस के मौके पर 70 किलो का विशेष लड्डुओं से बना हुआ केक भी काटेंगे और रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही राज्य मंत्री भी स्वच्छता अभियान और फल तथा मिठाई वितरण के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के सप्ताह को भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ में इस मौके पर दिव्यांगों को विभिन्न उपकरण और कृत्रिम अंग वितरित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के जीवन मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। श्री कोविंद ने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा कि देश को उनकी अमूल्य सेवाएं मिलती रहेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नेतृत्व में देश लगातार उन्नति के मार्ग पर बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को उनके 70वें जन्मदिन पर बधाई दी है। ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं तथा देश की सेवा और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के रूप में देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने पिछड़े वर्गों की जन कल्याणकारी नीतियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा और एक मजबूत भारत की नींव रखी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी प्रधानमंत्री को उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाकर पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जीवन निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक की श्री मोदी की यात्रा हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये आयोजन बिहार के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और इस महासेतु से राज्य को समूचे पूर्वोत्तर से जोड़ा जा रहा है। कोसी रेल महासेतु 1.9 किलोमीटर लंबा है और इसके निर्माण पर 516 करोड़ रुपए की लागत आई है। पुल का निर्माण कोविड महामारी के दौरान पूरा किया गया और इस काम में प्रवासी श्रमिकों ने भागीदारी की। कोसी महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करना 86 वर्ष पुराने सपने को साकार होना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री बिहार के लिए लाभकारी 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें क्यूल नदी पर नया रेल पुल, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण परियोजनाएं, 1 विद्युत चालित इंजन शेड और बख्तियारपुर के बीच तीसरी रेल लाइन की परियोजना सम्मिलित है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाल के घटनाक्रम पर आज राज्यसभा में वक्तव्य देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज देश भर में कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समग्र सुधार का आह्वान किया। ट्रंप प्रशासन ने कोविड-19 वैक्सीन सभी अमरीकी नागरिकों को निःशुल्क बांटने की योजना घोषित की। और खेल मंत्रालय ने 8 राज्यों में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत बनाने का निर्णय लिया। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समग्र सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के त्रिपक्षीय सहयोग समूह इब्सा के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रियों के बीच इब्सा समूह के सहयोग आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। तीनों मंत्रियों ने शांति, सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास समेत विभिन्न विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इब्सा मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी की स्थिति पर अपने अनुभव साझा किए और गरीबी तथा भूख के उन्मूलन के लिए बनाए गए इब्सा कोष के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर इब्सा के संयुक्त वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधारों की बात कही गई है। मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधारों की गति तेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयास सुदृढ़ करने पर बल दिया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री ग्रेस नालेडी, मंडीसा पेंडोर और ब्राजील के राष्ट्रीय संप्रभुता और नागरिकता विभाग के उपमंत्री एम्बेसडर फेबियो मार्जानो ने अपने अपने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया। केंद्र सरकार ने भारतीय राजनेताओं का विवरण इकट्ठा कर रही चीन की एक कंपनी की गतिविधियों के बारे में इस हफ्ते आई खबरों की पड़ताल के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकारी सूत्रों ने समिति के गठन की पुष्टि की है। ये समिति इन खबरों की प्रामाणिकता की जांच करेगी और साथ ही इनके प्रभावों का आकलन करेगी। समिति ये भी पता लगाएगी कि क्या किसी कानून का उल्लंघन हुआ है। समिति को 30 दिन के भीतर अपनी सिफारिशें देनी है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र ऐसी सभी खबरों से अत्यंत चिंतित है जो संकेत देती हैं कि विदेशी स्रोत भारतीय नागरिकों का व्यक्तिगत विवरण बिना उनकी सहमति के हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने नागरिकों की निजता और व्यक्तिगत विवरण की सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से लिया है। इस सप्ताह के शुरू में एक बड़े दैनिक अखबार में छपी खबर के अनुसार शेंजन की एक कंपनी जेनहुआ डाटा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10,000 से अधिक भारतीय व्यक्तियों और संगठनों के विवरण पर नजर रख रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विशेषज्ञ समिति गठित करने के बारे में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को अवगत करा दिया है। श्री वेणुगोपाल और कई अन्य सांसदों ने मांग की थी कि भारतीय नेताओं के व्यक्तिगत विवरण को चीनी कंपनियों की जासूसी से बचाया जाए। जम्मू कश्मीर में आज सवेरे श्रीनगर के बटमालू इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बटमालू इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे खोजी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि पुख्ता जानकारी मिलने के बाद अभियान शुरू किया गया। लेट लास्ट नाइट जो ऑपरेशन पुलिस की तलब पर शुरू किया गया था और ऑपरेशन अब लगभग खत्म हो रहा है। इसमें जब कॉर्डन हमारा लग रहा था, फायरिंग जो मिलिटेंट की तरफ से आई, उसके दौरान हमारे एक ऑफिसर जो है वो जख्मी हुए, उस वक्त हॉस्पिटल में है। इसके अलावा एक महिला को गोली लगी जिसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। एनकाउंटर में अभी तक 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और अभी ऑपरेशन लास्ट स्टेज में है। सरकार ने कहा है कि देश में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा की घटनाओं में लगातार कमी आई है। साथ ही देश के अनेक भागों में इसका प्रभाव भी कम हुआ है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में हताहत हुए लोगों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वर्ष 2010 में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, जबकि 2019 में 202 लोगों की मौत हुई थी। इस वर्ष 15 अगस्त तक वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में 102 लोग मारे गए हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक 137 लोगों की जान गई थी। वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तैयार की थी। इसमें सुरक्षा उपाय, विकास कार्यों की शुरुआत और स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पात्रता को सुनिश्चित करना शामिल है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की प्रमुख ढांचागत योजनाओं के अलावा कई अन्य विकास कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। इनमें सड़क निर्माण, मोबाइल टावर, कौशल विकास, बैंकों और डाकघरों, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं के नेटवर्क में सुधार शामिल हैं। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रियों के स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए हवाई अड्डे के प्रवेश पर RT-PCR की जांच की अनुमति दे दी है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल राज्यसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। इस बारे में जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि हवाई अड्डे के संचालक RT-PCR जांच के नमूने इकट्ठा करने के लिए अलग सुविधा तैयार करेंगे, जिसे प्रतीक्षा के रूप में भी उपयोग किया जाएगा। यात्री अपनी जांच का परिणाम आने तक या तो प्रतीक्षा कक्ष में रुक सकते हैं या चिन्हित होटल में जा सकते हैं। जांच का परिणाम आने तक यात्री का पासपोर्ट हवाई अड्डे के अधिकारियों के पास रहेगा। यदि यात्री की जांच रिपोर्ट में कोविड की पुष्टि नहीं होती तो उसे अपनी संपर्क उड़ान लेने के लिए जाने दिया जाएगा। यदि जांच में कोविड की पुष्टि होती है तो राज्य सरकार यात्री के लिए ICMR के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगी। इस बीच देश में कल एक ही दिन में कोविड के सबसे अधिक 82,961 रोगी ठीक हुए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 78.53% हो गई है। अब तक 39,42,000 रोगी ठीक हुए हैं। पूरे देश में कल स्वस्थ होने वालों में महाराष्ट्र का प्रतिशत 23.41 रहा। पिछले 24 घंटों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में कुल मिलाकर स्वस्थ होने की दर 33.5% है। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70% से अधिक लोग रोगमुक्त हुए हैं। फिलहाल भारत में इस रोग से मृतकों की दर 1.63% है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। इस बीच राज्य में लगातार 8वें दिन कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 50,000 से कम बनी हुई है। एक रिपोर्ट। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के नियंत्रण, रोकथाम और इस महामारी से जुड़े राहत कार्यों के लिए 9,027 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कल राज्य विधानसभा में उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने पहले पूरक अनुमानों में ये आवंटन किया। उन्होंने इस वर्ष को महामारी के कारण असामान्य बताया, जिसने राज्य की वित्तीय व्यवस्था के लिए अनेक चुनौतियां पैदा की। आवंटित धनराशि में 3,359 करोड़ रुपए लॉकडाउन के दौरान जन वितरण प्रणाली के जरिए लोगों पर निःशुल्क सामग्री के वितरण पर किया गया खर्च भी शामिल है। राशन कार्ड धारकों और असंगठित क्षेत्र श्रमिक कल्याण बोर्ड के सदस्यों को दी गई नगद सहायता राशि के लिए 3,169 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भवतारिणी। गुजरात में राज्य सरकार ने निजी जांच केंद्रों में कोविड-19 के आरटी-पीसीआर टेस्ट के शुल्क कम कर दिए हैं। अब निजी जांच केंद्रों में आरटी-पीसीआर का शुल्क 2,500 की बजाय 1,500 रुपए होगा। घर से नमूने के लिए जाने पर यह शुल्क 2,000 रुपए होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जांच की नई दरें आज से लागू की गई हैं। गुजरात में कल कोविड-19 के 1,364 नए मामले उजागर हुए। राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,17,709 हो चुकी है। कल 1,447 मरीज ठीक होने के साथ राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 83.39 हो गई है। राज्य में अब तक कुल 98,156 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 35,23,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 85,153 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। सबसे अधिक 282 नए मामले सूरत में सामने आए। इस वक्त राज्य में 16,294 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 98 मरीज वेंटिलेटर पर है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद 7 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल कर दिया है। इसी तरह कोविड संबंधित उपायों के उल्लंघन के चलते अहमदाबाद में 1,000 से अधिक टी स्टॉल बंद कर दिए गए हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति योजना तैयार कर ली है। योजना के अंतर्गत सभी अमेरिकी नागरिकों को ये टीका निःशुल्क दिया जाएगा। अमेरिकी सरकार का मानना है कि कोविड-19 वैक्सीन अगले साल जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगी। अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय ने वैक्सीन के वितरण की रूपरेखा के बारे में 2 दस्तावेज जारी किए हैं। खेल मंत्रालय ने 8 राज्यों में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत बनाने का निर्णय लिया है। इस कार्य पर 95 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत आएगी और इसका उद्देश्य भावी ओलंपिक चैंपियनों की पहचान कर उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि देश में खेलों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और ओलंपिक्स में भारतीय प्रतिभागियों का बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में भी हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस
रहा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 12 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आसमान यहाँ पर भी साफ रहेगा। लद्दाख में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित और मुजफ्फराबाद की बात की जाए तो आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। गुवाहाटी में 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव गारू के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे बहुत ही अनुभवी नेता थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए बहुमूल्य योगदान किया। राजस्थान में कोटा जिले के कौथाली क्षेत्र में चंबल नदी में कल एक नाव पलट जाने से 9 लोगों की मौत हो गई और अन्य कुछ घायल हो गए। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत G20 देशों के साथ मिलकर विश्व को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और देवेंद्र, अब बताएं समाचार पत्रों की सुर्खियां। जी प्रियंका, पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ कर रहा हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों पर जुल्म। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का ये वक्तव्य राष्ट्रीय सहारा और जनसत्ता में प्रमुखता से है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव की स्थिति पर हरिभूमि ने भारतीय सेना के तीखे तेवर और चीन को दिया कड़ा संदेश प्रकाशित किया है। भारतीय सेना किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार, मुगालते में न रहे चीन। अमर उजाला लिखता है, चीन की चालबाजी से भारत सतर्क, एलएसी तथा पाकिस्तान सीमा पर और बढ़ाई चौकसी। भारत को कोविड-19 की वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक देगा रूस, साल के अंत तक सप्लाई। दैनिक जागरण के अनुसार सरकार की अनुमति के बाद देश में स्पुतनिक वी का क्लिनिकल ट्रायल होगा शुरू। राष्ट्रीय सहारा का कहना है, भारत में फिर शुरू होगा ऑक्सफोर्ड के टीके का ट्रायल। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दी इजाजत। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सांसदों और विधायकों पर आपराधिक मामले के जल्द निपटारे के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने दिया उच्चतम न्यायालय में सुझाव। दागी नेताओं पर लंबित मामलों का निपटारा तय समय सीमा में हो, कोर्ट जो निर्णय लेगा मंजूर। साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में बड़ा योगदान देने वाली कपिला वात्स्यायन के निधन का समाचार नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों में है। नया संसद भवन बनाने का जिम्मा टाटा ग्रुप को मिलने की खबर दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाल के घटनाक्रम पर आज राज्यसभा में वक्तव्य देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज देश भर में कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समग्र सुधार का आह्वान किया। ट्रंप प्रशासन ने कोविड-19 वैक्सीन सभी अमेरिकी नागरिकों को निःशुल्क बांटने की योजना की घोषणा की। और खेल मंत्रालय ने 8 राज्यों में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत बनाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक